समझने की कोशिश करना बेटा। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम किसी भी चीज की हाईएस्ट फॉर्म को शेयर करते हैं। हाईएस्ट फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, ना वो कम है ना वो ज्यादा है। जैसे मान लो आपने किसी चीज को राउंड का राउंड, सब वो तो एक शेप है। अब ये तो नहीं कह सकते सर कि ये कम राउंड है, सर ये तो कोई राउंड है ही नहीं। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, पहले तो वो देखिए। हमने क्या सीखा है सर कि किसी भी एक विशेषता बताने वाले शब्द के साथ आप और मैं मोर या मोस्ट या फिर उसमें ई आर और ई एस टी या फिर उसमें आर और एस टी लगाकर उसका कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। कैसे, आपने एग्जाम्पल देखा था, देखो कैसे, मोर ब्यूटीफुल, और आपने इसके बाद देखा था मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या कह रहा है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, दिखा देते ऐसा। इसी के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट करके देखिए सर, इसके जस्ट नीचे देखिए मैंने कैसे लिखा, टॉलर एंड टॉलेस्ट। सर इसके नीचे देखिए कुछ छोटे सा एग्जांपल लिखा, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। अब ये क्या हुआ सर, ये मैंने कहीं ना कहीं एक गुण है सुंदर होने वाला, कहीं ना कहीं एक गुण है सुंदर होने वाला, मैंने इसका कंपैरिजन देखा। कहीं ना कहीं एक गुण है लंबे होने वाला, मैंने इसका कंपैरिजन सोचा। कहीं ना कहीं एक गुण है ब्रेव होने वाला, जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होता है, उसको ब्रेव कहते हैं। तो ये गुण है एक। अब ये जो गुण आपके सामने लिखा, इसकी अपने आप में एक डिग्री है, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पर आप ये सोच के देखो बेटा कि कैसे शब्दों का जेन्युइन तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। केवल ऐसे शब्दों का कंपैरिजन हो सकता है बेटा जिसमें कम और ज्यादा होने की सेंस होती है, कि वो कम है वो ज्यादा है। जैसे हाइट में तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर कोई चीज अगर राउंड है तो क्या वहां पर भी चीजें एक जैसे नहीं मिलेंगी? सब मिलेंगी। राउंड तो राउंड होता है। क्या सुनो, मान लो अगर मैंने किसी चीज को परफेक्ट कह दिया, सोचिए अगर मैंने किसी चीज को परफेक्ट कह दिया, सर किसी चीज का परफेक्ट होना ये भी उसकी विशेषता है। जैसे किसी को सुंदर कहा तो सुंदर होना विशेषता है, किसी को ब्रेव कहा तो ब्रेव होना विशेषता है। सिर्फ इसी तरीके से किसी चीज को आपने परफेक्ट कहा, यह भी तो विशेषता है। या सुनो, पर परफेक्ट तो परफेक्ट होता है सर। परफेक्ट का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी कमी, तो जब उसमें कमी नहीं है तो फिर कम और ज्यादा की सेंस कहां से पैदा होगी? कम और ज्यादा की सेंस पूरी हो ही नहीं सकती वहां पे सर। तो कुछ ऐसे विशेषता दिखाने वाले शब्द होते हैं बेटा जो हाईएस्ट फॉर्म को दिखाते हैं। वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है सर, उसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं। वहां पे कम और ज्यादा की फीलिंग है ही नहीं, कम और ज्यादा की कोई फीलिंग नहीं है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं हम सर, सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, फिर वो हाईएस्ट फॉर्म है सर, वो हाईएस्ट फॉर्म है। अगर किसी चीज की आकृति बताकर आपने कहा ये स्क्वायर है, तो सब स्क्वायर है, उसमें कम और ज्यादा की कोई सेंस होती ही नहीं है। तो दिमाग में एक बात रख लो बेटा कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ ये मोर, मोस्ट नहीं लग सकता, जिनके साथ ये ई आर, ई एस टी नहीं लग सकता, जिनके साथ एस और एस टी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? अगर कोई पूछे तो आप कहना कि इनका कभी कंपैरिजन, हाँ जी, इनका कभी कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म है, ये हाईएस्ट फॉर्म है। वो संडे सुन के देखना सर, दिस इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट, दिस इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट। अब मुझे एक काम करो सर, सभी बच्चे बताओ यूनिक का मतलब क्या है? सबसे, फिर से सबसे, उसके जैसा और कोई। जब वो है ही अकेला तो उसका कंपैरिजन कहां से करेंगे? पर आपके एग्जामिनर ने क्या करा सर, उसका भी कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करके कहेगा मोस्ट यूनिक।
और क्या ध्यान रखना सर, जिनका कंपैरिजन हो, सर जिनका कंपैरिजन हो उनके साथ मोर, मोस्ट, ER, EST, SST ये कुछ नहीं लगने वाला, लगाए तो गलत होगा। अब देखो क्या कहता है, एक सेंटेंस देखो, दिस इज पेपर का सेंटेंस, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर। ये टीचर का, टीचर, हाँ टीचर ही था शायद, ये बुक था, मैं शायद ये कहना चाह रहा हूं कि बुक था शायद वो। अब सेंटेंस को देखिए, अब सोचिए ये जो सेंटेंस मोड पे लिखा है, अगर इस सेंटेंस के बारे में आप और मैं सोच लें तो साफ साफ दिखाई देता है साहब हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कह रहा है कि सर ये किताब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो ये कहता, वो कह रहा सबसे सबसे बेहतरीन, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर, इससे कम कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं, पर उसने फिर भी क्या करा, जो कि अपने आप ही सबसे हाईएस्ट फॉर्म थी, जो अपने आप में ही हाईएस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए सर, ऐसे शब्द, एक बार मेरे साथ पूरा फीलिंग लेके बोलेंगे सर उस बात को, ऐसे विशेषता वाले शब्द जो अपने आप में किसको दिखाते हैं, हाईएस्ट फॉर्म को। सब बोलते रहे, ऐसे विशेषता वाले शब्द जो अपने आप में किसको दिखाते हैं, या फिर ऐसे शब्द जिनका कंपैरिजन हो, क्योंकि उसमें कम और ज्यादा की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि सबसे ऊपर है। तो ऐसे शब्दों के साथ कंपैरेटिव फॉर्म, तुलनात्मक फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर ही मोस्ट तो नहीं लगाएंगे, तो आप सेंटेंस कहेंगे दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बुक। तो अ मैंगो इज द यूनिक, या फिर अ मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट, ये कहना उचित तो नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। इट शुड बी, बच्चों क्या होना चाहिए, अ मैंगो इज अ यूनिक फ्रूट, द मोस्ट यूनिक नहीं कहना है। एक सेंटेंस और दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। शुगर इज द चीफेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। चीनी जो है भारत का सबसे मेन एक्सपोर्ट है। निर्यात, सबसे मुख्य निर्यात भारत का चीनी है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर। चीफ, अब देखो ये चीफ एक आदमी के पद को दिखाता है, चीफ एक आदमी के पद को दिखाता है। तो जो आपने चीफ जैसा शब्द देखा, हाँ जी, जो आपने चीफ जैसा शब्द देखा वो जेन्युइन तरीके से क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे मेन, सबसे मुख्य, सबसे ऊपर। जैसे कोई भी किसी डिपार्टमेंट में चीफ है, किसी कंपनी का चीफ है, किसी विभाग का चीफ है, तो उसका मतलब सबसे ऊपर वाले पद पे। आर्मी का चीफ सबसे ऊपर वाले पद पे, कंपनी का चीफ सबसे मेन व्यक्ति, सबसे ऊपर। तो ये ऑलरेडी अपने आप में सबसे ऊपर, सबसे मेन, सबसे विशेष होता है। तो आप इसमें EST लगा के ये क्यों कहना चाह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो आपको कहीं ना कहीं कहना चाहिए सर, शुगर इज द चीफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। शुगर जो है वो भारत का सबसे मेन। तो एक छोटा सा नोट बनाइए कॉपी में बेटा, कुछ ऐसे शब्द हैं, लिखिए बेटा, कुछ ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द हैं, लिखते चलो शाबाश। कुछ ऐसे विशेषता दिखाने वाले शब्द हैं जो हाईएस्ट
जो हाईएस्ट फॉर्म को दिखाते हैं, कुछ ऐसे विशेषता दिखाने वाले शब्द हैं जो हाईएस्ट फॉर्म को दिखाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव फॉर्म में बदलकर ऐसे एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव फॉर्म में बदलकर कभी भी नहीं लिखते। क्योंकि उसमें कम और ज्यादा की फीलिंग नहीं होती है। ये भी लिखना, क्योंकि उसमें कम और ज्यादा की फीलिंग नहीं होती है। क्योंकि उसमें कम और ज्यादा की फीलिंग नहीं होती है। जी बेटा, कुछ ऐसे विशेषता के शब्द हैं जो हाईएस्ट फॉर्म को दिखाते हैं, इसलिए उनका कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म में उनको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें कम और ज्यादा की फीलिंग नहीं होती है। तो ऐसे वर्ड्स की लिस्ट लिखिए बेटा। यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, कंप्लीट, कंप्लीट माने पूरा, राउंड, स्क्वायर, ये सभी शेप्स, जितनी भी शेप्स है ना बेटा सभी। राजा बेटे ये बताओ कहां से बोलूं? एक्सीलेंट के बाद हमने बोला क्या बोला बेटा? परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद क्या बोला? हाँ जी बेटा, कंप्लीट, कंप्लीट के बाद राउंड। बेटा मैंने यहाँ पे रुक के कहा कि राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये जितनी भी शेप्स होती है ना बेटा, वो हमेशा एक परफेक्ट फॉर्म होती है सर। डेड, मृत, डेड, डेड होता है ना, मरा हुआ। अब ये थोड़ी ना कहते हैं सर ये ज्यादा मरा हुआ है, ये कम मरा हुआ है। हाँ, ये ज्यादा मरा हुआ है, कम मरा। अरे भाई मरा है तो मरा ही है, या जिंदा है तो जिंदा ही है। हाँ जी, चीफ, सुप्रीम, दो लिखो बेटा, चीफ और सुप्रीम, चीफ और सुप्रीम। वैसे तो और भी है बेटा, लिस्ट तो छोटी नहीं, पता नहीं कितने वर्ड होंगे ऐसे तो, बट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया कि इसमें फीलिंग देखो, इसका डिफिनीशन समझ के देखो किस तरीके की बातें ये। सर क्या इस क्लास में बैठे सब लोगों को समझ में आई बात? आर यू श्योर? ठीक है सर, हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और अब अगली बात समझ के देखते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब हम विशेषता दिखाने की बात करते हैं तो विशेषता दिखाने वालों में हम एडजेक्टिव्स में एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बेटा जिसे हम कहते हैं ये वाला ईच, और फिर कहते हैं एवरी, ईच एंड एवरी। राजा बेटे ईच एंड एवरी जो शब्द है, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको इसको बताऊं ढंग से। दोनों शब्दों का मतलब सेम होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। हाँ, पर इसके ग्रामर में फर्क है, इसके यूसेज में तो फर्क है। अब वो क्या फ़र्क है वो समझना है तो एक काम करो, बस मुझे 5 मिनट दो और इन 5 मिनट में आप बारीकी से सीख जाएंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं ईच और एवरी में। एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने आप सब लोगों को देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सब वाले बच्चे सुनना। बोलो बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन, और फिर दोबारा से देख, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ लोगों को तो ये लग रहा है गुड इवनिंग मतलब जवाब देना है नहीं देना है, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सर या फिर हमसे जेन्युइन तरीके से बोल ही रहे हैं। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब बातचीत होगी वो अच्छी बात है, पर आपने फर्क देखा हो तो मैंने एक बार बोला गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, तो मैंने एक बार बोला गुड इवनिंग एवरीवन। ये फर्क समझिए बेटा। जब जितने भी लोग हैं अब सबकी बात करते हैं और एक साथ करते हैं। इस क्लास में आप जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने सब लोगों को एक साथ नमस्ते बोली। अब जितने भी हैं सबके सब तो इंग्लिश में कहते हैं ऑल। जैसे मैंने कहा सारे स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला बेटा ऑल स्टूडेंट्स।
आप ऑल की मदद से क्या कर सकते हैं, वो जितने भी हैं आप सबको एक साथ दिखा सकते हैं। ये ऑल का मतलब है। अब जब ऑल लगा हो तो समझ जाना किसी को छोड़ा नहीं गया है। आज एक एग्जाम का क्वेश्चन था, हम सुबह मॉर्निंग वाले बैच में कर रहे थे। जिन बच्चों ने मेरी इस बात को ध्यान से नहीं सुना देख लेना, फंस जाओगे अब। आज हम मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ रहे थे सर। जिन बच्चों ने मेरी ये बात नहीं सुनी उनको देखना कितना बड़ा झटका लगेगा सर। वहां पे एक वर्ड लिखा था सर, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, और अगर मैं नीचे दे दूं तो एक लिखा है ऑल द पीपल। क्वेश्चन देखिए क्या था, एक वो एंशियंट डीएनए वाला क्वेश्चन था सर, कि जो प्राचीन पहले वाले जो लोग मर गए हैं उनके दांतों और उनकी हड्डियों में से क्या लिया, डीएनए लिया, टेस्ट करने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए। तो डीएनए लिया सर। अब उसमें ऊपर लिख रखा है कि उन जिन लोगों का डीएनए लिया वो 35 लोग थे सर। तो 35 लोगों का जो डीएनए लिया गया उनमें से अधिकतर जो लोग थे, करीबन 27 जो लोग थे, वो एक ही परिवार के थे, एक एक्सटेंडेड फैमिली के थे। जानकारी दे दी पैसेज में। नीचे जाकर क्वेश्चन पूछ लिया और नीचे जाके कहा कि इनमें से बताओ कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। तो नीचे जाके एक स्टेटमेंट लिख के दी कि सबके सब एक ही फैमिली के थे। अभी 27 वाली बात तो नीचे जाके अलग से कह रखी थी, पर ऊपर भी तो कह रखा था कि जिन लोगों का डीएनए लिया गया उनमें से अधिकतर, तो वहां पे क्या लिखा था, उनमें से अधिकतर, और नीचे क्या लिख दिया, तो बेटा मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकतर है, तो ऑल का मतलब सारे के सारे, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया। तो ये ऑल का मतलब है, बड़ी बारीकी से समझ लेना बेटा। आइए मेरे साथ बोलना सर, ऑल सर सुना नहीं, स्कूल्स इन रोहतक। बताइए मैंने रोहतक के किस स्कूल को छोड़ा है, शायद एक भी नहीं सर। मैंने बोला ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। मुझे बताइए इस क्लास में मैंने किस बच्चे को छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा, मैंने सबकी बात की है। तो जितने भी हैं सारे के सारे, उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल। यहां से एक मिथ पैदा होता है बच्चों, यहां से बच्चों के दिमाग में एक मिथ पैदा होता है। आप कहोगे सर वो फिर मिथ कौन सा होता है, वो मिथ मैं समझा देता हूं बेटा, सुनना बड़े ध्यान से। हम ये सोचते हैं कि ऑल का प्रयोग जब कभी भी होगा तो वहां पर जो लोग और चीजें हैं वो गिनती में कई सारे होंगे। बेटा मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बच्चों के दिमाग में एक बात पैदा होती है कि जब भी कभी ऑल शब्द का प्रयोग हो गया तो जिन लोगों के लिए और चीजों के लिए ऑल लगा है तो वो जेन्युइन तरीके से कई सारे होंगे। पर ये सच? हाँ जी ये सच। जैसे मेरे साथ बोला सर ऑल, सर बोली ऑल मनी। अब मुझे बताइए क्या मनी गिना जा सकता है? यहां मुझे झटका लग गया था। वैसे बच्चे कहेंगे हाँ हाँ गिना जा सकता है, कई बार बोलते हैं मेरे साथ, कई आके बच्चे बोलते हैं सर मनी तो काउंटेबल है, और फिर मैं बड़ी प्यारी से स्माइल के कहता हूँ नहीं। कहते नहीं सर है, हम गिन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा तो बताओ। बोले सर 100 रुपये। मैंने कहा बात मत बदल बेटा, आप जो अटक गए हैं। मैंने कहा बात मत बदल, ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा इस बात को। मैंने कहा बात मत बदल बेटा। कहते सर कैसे? मैंने कहा तूने क्या बोला? 100 रुपये। आप रुपए बोलोगे मनी बोलोगे? कभी बोला 100 मनी? सर मनी किसी भी करेंसी का नाम ही नहीं है। मनी का मतलब है धन, ये किसी करेंसी का नाम नहीं है। अगर मनी का मतलब 100 रुपये है तो फिर तो अमेरिका में तो मनी होगी नहीं, मतलब उनकी भाषा का शब्द उनके यहां पे है ही नहीं। जिनके यहां पे डॉलर है, जिनके यहां पे पाउंड है, जिनके यहां पे यूरो है, उनके यहां तो मनी है ही नहीं। फिर सब मनी का मतलब केवल धन होता है, ये किसी करेंसी का नाम नहीं होता। पर डॉलर, पाउंड, रुपी ये करेंसी के नाम है, टका ये करेंसी के नाम है। तो करेंसी का जो नाम होता है वो काउंटेबल है, पर मनी काउंटेबल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक वर्ड और देखिए सर, मैं इसके जस्ट नीचे लिखा है, आप बड़े मन से पढ़ के देखिएगा सर क्या लिखा। ऑल वाटर। आप पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते।
तो राजा बेटे ऑल का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए भी हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो गिने नहीं जा सकते, गिने जा सकते, गिने नहीं जा सकते, सबके लिए होगा। पर मीनिंग में फर्क देखो क्या है, अगर ऑल का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए हो गया जो गिनी, तो उसका मतलब सारा का सारा, और जो चीज गिनी अगर उसके लिए क्या गया तो सब के सब। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखने का मन रखते हैं तो मैंने ऐसा बोला है। तो मनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंट, ये नोट बना लीजिए बेटा, मनी का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मनी का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। काउंटेबल के लिए करेंगे तो सारे के सारे, काउंटेबल के लिए करेंगे तो सारे के सारे, और अनकाउंटेबल के लिए करेंगे तो सब का सब, सारा का सारा। काउंटेबल के लिए करेंगे तो सारे के सारे, और अनकाउंटेबल के लिए करेंगे तो सारे का सारा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। एक मूवी आई ना जब थ्री इडियट्स, जब थ्री इडियट्स मूवी आई तो बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। वो आए बोले सर वो मूवी में कहते हैं, डायलॉग कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बच्चे मेरे पास आए, बोले प्रदीप सर ऑल इज वेल, इज, ये तो ऑल आर नहीं होना चाहिए, आर। ऑल मतलब सारे के सारे, कई सारे। मैंने कहा वो कितनों को कह रहा था, कितने ठीक हैं? बोले नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं कि वहाँ पे कुछ लोग हैं उनको वो ठीक कह रहा है। वो कह रहा था जो भी है ये ठीक है। मैंने कहा वो घटना जो भी है वो ठीक है, ऐसे ही कह रहा था? बोले हाँ। तो घटना के संपूर्ण होने की बात कर रहा है वो, कोई एक चीज़ जो गिनी नहीं जा सकती उसके संपूर्ण की बात करेंगे तो ऑल है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत और है जो बार बार पेपर में आती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़, यानी कि वो चीज़, वो पूरी की पूरी चीज़ जो चमकती है सोना नहीं है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। चीज़ तो वो ऐसी है जो गिनी, चमकने वाली चीज़ कहाँ से गिन रहे हो आप, वो तो धातु है कोई। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो राजा बेटे ध्यान रखना, ऑल का प्रयोग किसी अनकाउंटेबल चीज़ के लिए भी हो सकता है, किसी एक चीज़ के लिए भी हो सकता है, पर उसका मीनिंग क्या होगा? सारा का सारा। और जो गिने जा सकते हैं और गिनती में एक से ज़्यादा हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं लगाएंगे तो सबके सब की सेंस में लगाएंगे। बताइए बेटा, आप सभी बच्चों को क्या मैं ऑल स्टूडेंट्स कह सकता हूँ क्या? एकदम लगाइए सर, क्या कह सकता हूँ क्या? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मैंने एक गलत वर्ड बोला था अभी जानबूझ के। हाँ क्या? नोट में मनी, अच्छा, पर बाकी मैंने वो गलत तो नहीं बोला। बच्चे ने कहा सर ऑल के बाद कहीं पर आर्टिकल आ रहा है तो कहीं पे नहीं आ रहा है। सब पढ़ना है सारा है, पर मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, जितना भी इस कंसेप्ट में ना वो सारी बातें बोर्ड पे ले आ रहा हूँ बात करते करते। सर मैंने अभी अभी एक जो जेन्युइन तरीके से गलती करी ना, वो ये गलती करी। गलती क्या मतलब, बात करनी है, सीखनी है। मैंने कहा ऐसी काउंटेबल चीजें जो गिनती में एक से ज्यादा है और आप उन सब की बात करना चाहें तो आप उसके लिए और लगा सकते हैं। ये मैंने गलत बोला, ये मैंने गलत बोला बेटा, सुनो बड़े ध्यान से। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, जो चीजें गिनी, अगर वो गिनती में 2 से ज्यादा हो, अगर वो गिनती में मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो तो ओ लाएगा बेटा। और अगर वो गिनती में 2 हो तो बोथ आएगा बेटा। और वो गिनती में अगर 1 हो, 1 हो तो होल आएगा बेटा। जिस इमारत में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बिल्डिंग है वो कितनी है? हाँ जी, सारी की सारी क्या बनेगी? ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हैं ये कितनी है?
और सारी के सारी क्या बनेगी? होल, क्योंकि एक चीज सारा का सारा होल। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है ना? पॉइंट नंबर 2 पे आइए। आप मुझे बताइए आपके इंस्टीट्यूट की कितनी लाइब्रेरी हैं? है जी भैया? मन नहीं है पढ़ने का? कोई नहीं, छोड़ लेते क्लास, बाय, थैंक यू कर दो। पढ़ना है? लग तो नहीं रहा। तुम्हें आज हो क्या रखा? तुम्हारी आवाज कहाँ जा रखी है? छुट्टी पे आज? कोई नहीं, अब छुट्टी आई रही है सैटरडे संडे। चलो शाबाश। आपके सेंटर की लाइब्रेरी कितनी भैया? और मैं कहता दोनों की दोनों, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोथ। जिस बिल्डिंग में आप हो उसमें कितने फ्लोर हैं? सारे के सारे। इंग्लिश क्या बोलेगी? ऑल। पता चला फर्क क्या होता है? जो चीज गिनती में 2 से और सबकी बात करेंगे तो, और जो गिनती में और दोनों की बात करेंगे, और जो गिनती में और सारे की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑल का वहां से हिट करो सर, वहां से हिट करो बात को जो आपने शुरू की थी। यानी कि ऑल का प्रयोग हम ऐसी चीजों के लिए भी कर सकते हैं जो गिनी जा सकती हैं, और ऐसी चीजों के लिए भी जो गिनी नहीं जा सकती। अगर फर्क है तो क्या फर्क है बेटा? अगर वो गिनी नहीं गई तो सारा का सारा, और अगर वो गिनी गई तो कम से कम वो कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा, और फिर सब के सब, फिर वो ऑल है। जोड़ते चले आओ सर, क्लास के एंड में ये सारी बातें एकदम से हिट करके एक पॉइंट में खत्म होनी चाहिए। अब अगली बात पे आता हूं, पर मैं पढ़ाऊं उससे पहले बच्चे की बात का जवाब दे दूं। ये बात सबको पता होना चाहिए। बोथ ब्रदर्स, ऑल स्टूडेंट्स, दोनों भाई, दोनों भाई, सारे बोले, दोनों सारे किसके स्वयं से? बताए नहीं ना? बताए? अब बता दिए। अब पता चल रहा है किसके? अच्छा ठीक है, अब पता चल रहा है किसके? हाँ जी, सुना नहीं। वैसे मेरे कितने भाई हैं? और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरे कितने सन्स हैं? 2 ना? कई सारे, तो उनके लिए मैंने क्या लगाया? सर ये किसके हैं? और ये दोनों भाई किसके हैं? ये मेरा शब्द लगते क्या पक्के हो गए? इन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं बेटा। ये जो व्यक्ति चीज के साथ लग के ये बता दे कौन है, इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? और जब भी कभी डिटर्मिनर्स को प्रयोग करते हैं बेटा, जब भी जहां पर ऑल या बोथ आए तो मर्जी है मेरी, मैं डिटर्मिनर लगाना चाहूं ना लगाऊं, मेरी मर्जी। पर अगर कभी भी लगाना पड़ा तो जीवन में कभी भी यहां मत लगाना बेटा। पहली बात तो बच्चे ने पूछा था सर बार बार कहीं दा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, कहीं आर्टिकल आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। बेटा हमारी मर्जी होती है, जहां बोथ और ऑल होता है वह हमारी मर्जी है, हम उसमें लगाना चाहें तो लगाए, नहीं तो नहीं। पर अगर बेटा लगा दिया तो बेटा उसकी पोजीशन हमेशा ऑल और बोथ के बाद होगी, इससे पहले नहीं बेटा, पहले नहीं। सुनने से सीखते हैं ना, सुनना बहुत जरूरी है। फिर उसको महसूस करें, उसको महसूस करें, फिर उसको एक्सपीरियंस करें, तब जाके वो चीज़ आपके लिए वास्तविकता बनती है। आप अंधे व्यक्ति को कहिए, जिस व्यक्ति ने जन्म से अंधा है, जिसने कभी देखा नहीं, आप उसको कभी भी रोशनी क्या होती है आप उसको महसूस नहीं करवा पाएंगे सर। जिस आदमी ने कभी देखा नहीं, उसके लिए ये एक महज एक बात है। वो कहेंगे रोशनी ऐसी होती है, होती होगी,
उसने तो कभी देखी नहीं। वो मन ही मन कैसा भी ख्याल बना सकता है, क्योंकि उसको अंधेरे और रोशनी के बीच का कुछ फर्क नहीं पता सर। क्योंकि अंधेरे का फर्क वही बता सकता है जिसने जीवन में रोशनी देखी हो। तभी मैं कहता हूं जीवन में सही और गलत का फर्क वही बता सकता है जिसने दोनों चीजों को महसूस किया हो। जीवन में गलतियां होती हैं तो उस पर कभी आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों जब देखेंगे तभी आप उसके बीच का फर्क जान पाएंगे। ये सच है। किसी भी कंसेप्ट को आपने सुना, फिर आपने उसको देखा, फिर आपने उसको यूज किया, तो जब आपने उसको यूज किया वो आपके लिए तब वास्तविकता बनता है। जब सुना तो हो सकता है ऐसा हो, जब देखा तो आपको लगा हाँ ऐसा होता है यार। जैसे सबको पता है ईश्वर होता है, सबको पता है शांति पीस सब कुछ पता है, पर किसी ने उसको करके देखा, महसूस करके देखा। जैसे मेडिटेशन दुनिया को पता है, पहले किसी ने सुना, फिर उसको देखा और देख के लगा इसमें वास्तविकता है, इसमें गुण है, और उसको डरा करेंगे, वंचित रहा उससे। पर जब करके देखा तो वास्तविकता में बदल गया। तो पढ़ाई के अंदर कोई भी चीज़ आपकी रियलिटी कब बनेगी? जब आपने सुना तब नहीं, जब आपने पढ़ा तब नहीं, जब आपने उसको यूज करके देखा, उस दिन जेन्युइन तरीके से आपकी नॉलेज होती है। उससे पहले तो किसी और की नॉलेज होती है, बस आपका एक्सपीरियंस होता है उसको देखने का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। डिटरमिनर्स, जहां ऑल और बोथ होता है वहां डिटरमिनर। वैसे तो डिटरमिनर्स हमेशा सबसे आगे ही आते हैं, पर जब ऑल और बोथ होता है तो डिटरमिनर्स की पोजीशन ऑल और बोथ के बाद चली जाती, पहले नहीं। तो इसमें माय बोथ ब्रदर्स नहीं, मेरे दोनों पेरेंट्स। माय बोथ पेरेंट्स नहीं होता बेटा, बोथ माय पेरेंट्स होगा। मेरे सारे दोस्त, हिंदी में कितना आराम से बोलो, मेरे सारे दोस्त। यूज करके देखो, आप क्या बोलोगे? ऑल माय फ्रेंड्स। हाँ जी बेटा, ऑल माय फ्रेंड्स। हाँ श्योर, ये नहीं होता माय ऑल फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोथ और ऑल में डिटरमिनर्स की पोजीशन हमेशा बोथ और ऑल के बाद होती है, इससे पहले। लिखिए बेटा इस बात को, जब बोथ और ऑल आते हैं तो उसमें डिटरमिनर्स की पोजीशन जब ऑल और बोथ के साथ डिटरमिनर्स आते हैं तो उसमें डिटरमिनर की पोजीशन हमेशा ऑल और बोथ के बाद होती है, इससे पहले नहीं। तो आप ऐसे लिख के कट करना बेटा अपनी कॉपी में, माय बोथ कट करके, बोथ माय ऐसे करके, माय ऑल कट करके, माय ऑल माय ऐसे करके लिखना है। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। तो दौड़ा है अपनी पुरानी बात की तरफ। चलो, हमने पढ़ना क्या शुरू किया था सर? ईच और, हाँ जी, ईच और दोनों का मतलब फर्क देखिए। अब एवरी का प्रयोग हमेशा उन लोगों के लिए होता है, उन चीजों के लिए होता है जो गिनती में मोर देन 2 होते हैं। ऑल का प्रयोग उन व्यक्ति चीजों के लिए हो सकता है जो चाहे गिनती में 2 हों, या फिर स्लैश में मीनिंग दे ही रहा है, या फिर 2 से ज्यादा हो। सर लाइफ में जब भी कभी आप और मैं ईच और एवरी का प्रयोग करें तो ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे बेटा, कि ईच का प्रयोग हमेशा ऐसे व्यक्ति चीजों के लिए होता है जो गिनती में या तो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, पर एवरी का प्रयोग हमेशा तब होगा जब टोटल व्यक्ति चीजें वो हमेशा गिनती में 2 से ज्यादा हो। अब जो ये आपने सुना, ये सुना, अब देखिए, फोन साइलेंट मोड पे रखा करो राजा बेटे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, माई ईच या फिर एवरी parent stands by me, मेरे पेरेंट में से हर एक
हमेशा स्टैंड बाय का मतलब मदद के लिए साथ खड़े होना। माई ईच एवरी फ्रेंड स्टैंड्स बाय मी। क्या कहते हैं आप? अब ये बात समझ के देखिए, आपको शायद मेरे लॉजिक्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। सर यहाँ पे गौर से देखिए, किसी भी व्यक्ति के जो पेरेंट होते हैं वो कितने होंगे? दो ही तो होंगे। मदर फादर दो हो गए। हाँ जी, यस और नो? अब मुझे बताइए, जब पेरेंट का पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे दो लोग हैं, तो क्या मुझे ईच रखना चाहिए, एवरी रखना चाहिए? क्योंकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए। नीचे आइए सर, मेरे दोस्त तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो मेरी मर्जी, मैं ईच चाहूँ ईच लगाऊं, एवरी चाहूँ एवरी। तो ध्यान देना बेटा, ईच हर जगह आ सकता है पर एवरी हर जगह नहीं आ सकता। एवरी वहीं आएगा जहां दो से ज्यादा लोग होंगे। हाँ जी, पक्का पक्का। अब देखो गौर से देखो, ईच एवरी लगा के लिखा तो एक एक करके दिखा रहा हूं। ईच एवरी लगा के देखा तो एक एक करके दिखा रहा हूं। सीपीएफ का एग्जाम देखो क्या कहता है, बोथ पेपर है बेटा, एग्जाम का सेंटेंस है, बोथ सिस्टर्स आर गुड एट कुकिंग। बोथ सिस्टर्स आर गुड एट कुकिंग। अब सीपीएफ का एग्जाम क्या कहता है, वो उसमें ना ये नहीं पूछते गलती कहाँ है, उसमें ये भी पूछते हैं कि इसको बदल के लिखो। सीपीएफ के एग्जाम में क्या कहते हैं, गलती क्या, वो नहीं, वो कई बार ये भी पूछते हैं इसको बदल के लिखो। अब मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि इस सेंटेंस को जो बोर्ड पे लिखा है इससे दोबारा से लिखो, पेपर के पॉइंट सुन लो। एग्जाम में आया कि दिए गए सेंटेंस को दोबारा से लिखो, पर लिखना कैसे? सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर मतलब एक होने की फॉर्म में लिखना है, पर मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कैसे लिखो? सिंगुलर फॉर्म में लिखो, पर मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, ईच आएगा, एवरी आएगा। हाँ जी, अब मुझे बताइए सर, ये बोथ से कितने नजर आए? तो अगर मैं यहां पे चाहूं तो क्या मैं एवरी लगा सकता हूं? क्या मैं ईच लगा सकता हूं? अगली बात बताइए, सिस्टर्स लिखूं या सिस्टर लिखूं? क्योंकि ईच का मतलब एक एक करके और बोथ का मतलब दोनों एक साथ। अब मुझे बताइए, आर लिखूं या इज? अच्छे हैं तो एट कुकिंग। एवरीवन यस और नो? अब थोड़ा सा रिकैप जल्दी से ले लेते हैं, एक बार करवा दूं? आ जाओ बेटा, यहां से आ जाओ, जो आपने पढ़ा है यहां पर। पहली बात देखें, जो मतलब है ईच का वही मतलब है। हाँ जी बेटा, पर ईच एवरी सबको दिखाते हैं एक एक करके, यस और नो? पर ऑल दिखाएगा सबको, बोथ दिखाएगा दोनों को, बोल नहीं पाए आप शायद। ऑल दिखाएगा सबको, बोथ दिखाएगा दो को, वो ऑल कितनों के लिए? सर ऑल का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी होता है, और काउंटेबल का मतलब है सारे के, और अनकाउंटेबल का मतलब सारा का सारा। सर अगली बात हमने क्या पढ़ी? मोस्ट ऑफ का मतलब सारे या अधिकतर। हाँ जी बेटा, फिर हमने ये पढ़ा कि जब भी कभी हम ऑल और बोथ लेके आएंगे तो डिटर्मिनर्स की पोजीशन पहले नहीं होगी, हमेशा बाद में होगी। अगली बात हमने पढ़ी, जब हम ईच एवरी लिखते हैं तो उसमें एक छोटा सा फर्क होता है कि ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी, पर एवरी का प्रयोग हमेशा दो से। फिर हमने ये पढ़ा कि जब हम बोथ ऑल लिखते हैं तो सबको एक साथ लिखते हैं, तो प्लूरल फॉर्म है, पर जब बोथ ऑल को ईच एवरी से रिप्लेस करेंगे तो सबको हम एक एक करके दिखा रहे हैं, इसलिए वहां भी सब सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये बेस बना नहीं बना? ये आधा पढ़ा है, आधा आगे पढ़ेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।